नमस्कार सर। नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अभिनंदन सुमित जी। सर जो अकीरा कुरोसावा जी की फिल्म है जिसको जी। क्लासिक कंसिडर किया जाता है भी रशोमन, उसके विषय में एक प्रश्न पूछना था मुझे, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछना चाहूँगा। बिल्कुल है, आपको ये फिल्म पसंद आई है तभी आप प्रश्न कर रहे हैं, बिल्कुल तो इसलिए भी अभिनंदन आपका। सर। इस रात मैंने ये फिल्म देखी जो कि क्लासिक कंसिडर किया जाता है, तो सभी फिल्म एस्पायरिंग स्टूडेंट को एक बार देखनी चाहिए। तो देखने के बाद अब मुझे पता चला कि वाकई में क्यों इसको क्लासिक सिनेमा के तौर पर कंसिडर किया जाता है। एक छोटी सी कहानी को 4-5 पर्सपेक्टिव से दिखाना, इतने तो सवाल सर यही है कि इतना ब्यूटीफुल उनका आइडिया है और स्टोरी में जैसे उन्होंने वीव किया है अपनी आइडिया को, इतने कम बजट में इतनी सुंदर फिल्म और प्रॉपर सिनेमा जिसको कहते हैं, इस तरह की फिल्में और लोग क्यों नहीं बना पाते, और एक ही 2 फिल्म या 2-4-10 फिल्में ही क्यों हैं, मतलब इनकी संख्या क्यों कम है और फिल्में ऐसी क्यों नहीं बन रही? मतलब सॉरी, एक लाइनर घूम फिर करके रशोमन और पत्थर पंचाली और ये ग्रेट फिल्में हैं, बिल्कुल ग्रेट सिनेमा है, लेकिन अब क्यों नहीं ऐसा? हमेशा उन्हीं फिल्मों का रेफरेंस दिया जाता रहेगा, उनके साथ कुछ नई फिल्मों का भी रेफरेंस जुड़ा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो अब क्यों नहीं ऐसे कर रहे? आपको क्या लगता है? ये मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि होता है ना कि इस वक्त रामायण जैसा ग्रंथ क्यों नहीं लिखा जाता है, या मान लीजिए कि आप कहें कि इतना अच्छा कालिदास ने लिखा था, अब वैसे लेखक क्यों नहीं है? तो ये इसका उत्तर मेरे ख्याल से यही दिया जा सकता है कि ईश्वर जब जो चाहता है उस तरह की प्रतिभाएं आती हैं, उससे युग बनता है। तो एक तो होता है कि कोई व्यक्ति जो प्रतिभाशाली होता है वो अपना युग बनाता है, और एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो उस युग के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। मतलब अनुसार ढालते का मतलब ये नहीं है कि चलो इस तरह की फिल्में चल रही तो हम भी बना लें, ये नहीं। कुरोसावा ने आके अपने तरह का एक दौर बनाया, युग का निर्माण किया, और 100 कुरोसावा और आकर के अब उसी तरह की फिल्में बना रहे हैं। तो अपनी तरह से नहीं बना पाए ना, ये तो आपका है कि और क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो पहला उत्तर तो ये दिया, इमिटेट करने की वजह से कि एक रास्ता बन गया, उसी पे चलना है। नहीं, उनके अंदर प्रतिभा नहीं है, इसीलिए तो इमिटेट अपना युग। हाँ, इमिटेट करते हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि अगर एक अच्छी फिल्म है तो इनको कर लें, या जैसे लोग होता है कि आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। मैं अगर रविशंकर जी के साथ हूँ तो रविशंकर के स्तर का हो गया, लेकिन हुआ नहीं ना। कुरोसावा ने ऐसा नहीं किया, या कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी भी किसी की कॉपी नहीं करेगा। अगर उसको लगे कि हो जा रही है, या पता चल गया कहीं से, किसी और ने बताया कि ये तो इसमें भी है, वो तुरंत उस चीज़ को हटा देगा। टार्कोव्स्की ने ये किया था। टार्कोव्स्की ने ये किया था। मेरा अपना मानना है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति हमेशा मौलिक होता है, और वो हर ख़त्म नहीं होता। माने चांसेस यही हैं कि प्रतिभाशाली व्यक्ति हर युग में रहता है, भले ये युग हम लोग को ये लगे कि अवक्षय का युग है, डिक्लाइन और डिग्रेडेशन का है, और दिखता है कोई प्रतिभा नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी शायद लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा तो वो किसी भी चीज़ को, अपनी प्रतिभा को एक्सप्रेस किए बगैर नहीं रह पाएगा, क्योंकि तो प्रतिभा उससे बड़ी शक्ति है उस इंसान से। प्रतिभा खुद को व्यक्त कर लेती है। लेकिन होता क्या है ना कि बाकी लोगों को ये समझना चाहिए जो कम प्रतिभाशाली है, मान लीजिए एक स्तर तो होती नहीं है प्रतिभा की। मुझे लगता है कि लोग क्रिएशन से लेने की कोशिश करते हैं और क्रिएटर से नहीं। सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ कभी वाक्य बहुत कठिन बन जाते हैं। मतलब जैसे ईश्वर ने कुछ क्रिएट कर दिया है, तो क्रिएशन है पूरा विश्व ब्रह्मांड, उसमें आप कुछ भी करने जाएंगे, किसी फील्ड में जाएंगे तो अनंत चीज़ें मिलेंगी ना। आप क्वांटम फिजिक्स में पढ़ने जाएंगे तो उसमें फेनमैन कुछ और कर रहे हैं जो कि हाइजेनबर्ग से अलग है। तो आप फिल्म की दुनिया में जाएंगे
मछलियों की दुनिया में जाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा ऐसी भी मछलियाँ होती जो अब तक हम जानते नहीं थे। ठीक है, कोई चिड़िया ऐसी भी होती है जो बहुत सारा गोल गोल कोई फल एक साथ 10-15 गले में लेके आती है और घोंसले में अपने बच्चे को फिर गले से यहाँ ला करके एक करके लाती है और बच्चे को खिलाती है घोंसले में। आप कहेंगे अरे ये भी ऐसा भी है नेचर में, कितनी मतलब कुदरत के यहाँ के तोहफे कितने गजब के हैं ना। ये क्रिएशन हो चुका है। जब हम इस क्रिएशन को देख के कुछ क्रिएट करने जाएंगे तो कुरोसावा नहीं है। तो फिर कैसे? अगर हम क्रिएटर से मांगेंगे, क्योंकि हम क्रिएशन से ले रहे हैं, क्रिएशन से अगर हम ना लें, क्रिएशन से जब भी हम लेंगे, संसार को देखेंगे, दुनिया को देखेंगे या कुछ करने जाएंगे तो क्रिएशन से लेना होगा। लेकिन अगर हम क्रिएशन को नहीं देखेंगे और जिसने इसको क्रिएट करेंगे उसकी ओर देखेंगे तो हमें पीछे की ओर देखना पड़ेगा। मैंने अपने चेहरे को, अपनी आंखों को अपने भीतर मोड़ना पड़ेगा। पीछे की ओर देखने का मतलब ये नहीं कि हम 47 में चले जाएं या मुगल शताब्दी में चले जाएं, ऐसा नहीं। जहाँ से जो मेरे माध्यम से आपको देख रहा है उसको अगर देखने की कोशिश करें, उस सीयर को, देखने वाले को, तो पीछे मुड़ना होगा। अदरवाइज हम बोलेगा कि मैं देख रहा हूँ, मुझे आप दिख रहे हैं, मुझे यहाँ का परिवेश दिख रहा है ना, लेकिन मेरे माध्यम से कोई देख रहा है। तो देखने वाला कौन है अगर उसको जानने चाहेंगे तो हम पीछे क्यों मुड़ेंगे। फिर वो जब हमें देगा, फिर हम जब संसार को या जगत को देंगे तो वो पहली बार होगा, वो कुरोसावा होगा। तो उसको देखने की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे करें? वही मैं उसको जानने की शुरुआत इस सवाल पर आने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रशोमन को बात आपने उठाई इसलिए कि रशोमन में युद्ध के दृश्य हैं कुछ, है ना। कुरोसावा के जो समकालीन थे उनसे थोड़ा पहले के थे, जैसे मिज़ोगुची हैं, इनके कैमरामैन मियागावा थे और रशोमन में भी मियागावा ही है ना। कजुओ मियागावा नाम सही है ना, कजुओ। तो मिज़ोगुची की फिल्मों में युद्ध नहीं दिखता, और एक और जो थे ओजू, उनकी फिल्मों में भी नहीं दिखता। अगर दिखता भी है तो कुछ आपस में लड़ाई दिखती है, मार्शल फॉर्म में नहीं दिखता, मार्शल आर्ट में नहीं दिखता, इसमें। तो आपको नहीं लगता कि उस फॉर्म को हटा के भी फिल्म बनाई जा सकती थी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो उनका अपनी अलग एक चॉइस है कि मैं ये फॉर्म लूँगा। वो भी जापान में भी मार्शल आर्ट को एक आर्ट फिल्म माना जाता है और उस स्पिरिचुअलिटी से उनके जुड़ा हुआ है, तो उस दृष्टि से उन्होंने उसको जोड़ा हुआ है। अब मैं बता रहा हूँ कि एक मौलिक, एक रचनाकार होने की जो प्रक्रिया है वो कैसे क्रिएटर की ओर देखने की प्रक्रिया है, क्रिएटर से लेने की प्रक्रिया है। क्रिएटर तो मुझे दो, मैं क्रिएशन से नहीं लूँगा। तुम्हारा क्रिएशन है उससे मैं नहीं लूँगा, डायरेक्ट लूँगा। तुम मेरे लिए माँ सरस्वती हो, तुम मुझे दोगी, मैं तुम्हारा सरस्वती पुत्र हूँ, तुम्हारा पुत्र हूँ, तो मैं उसको संसार हूँ। इसके लिए हमारे यहाँ कहा गया है विद्या के 4 स्तर होते हैं। उसमें पहला ये होता है कि अध्ययन करना, उसके बाद होता है कि उसको समझना, बोध होना उसका। क्योंकि जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमको उसी वक्त समझ में भी आए। हाँ बिल्कुल, है ना। मोस्टली नहीं आता, बाद में बहुत बाद में लगता है, कभी सब्जी खरीदते हुए किसी बात को दोहराते तो उस वक्त उसका क्लिक करता है, अरे उसका मतलब अब समझ में आया। हाँ। इसको एपिफेनी बोलते हैं। तो दूसरा स्तर होता है विद्या का, अध्ययन के बाद बोध। तीसरा होता है कि आचरण, अब आप उसको आचरित करिए। और चौथा होता है कि इसको आप दूसरों को पढ़ाइए, प्रवचन करिए या इसका प्रचार करिए। तो ये तो हमारे यहाँ प्रचार करने वाली बात नैषधीय चरित्र में है, श्रीहर्ष का ग्रंथ है ये। लेकिन इसको प्रचार की जगह पर प्रवचन कहा है महाभाष्य में पतंजलि। थोड़ा सा हम भारतीय वाङ्मय में चले गए, लेकिन ये जो पहले अध्ययन है फिर ये चीज़ें हैं, तो पारंगत होता है ना। तो और ये सारी चीज़ें हैं। इससे भी अभी उत्तर नहीं मिला कि कैसे क्रिएटर को देखें। इसका जो रास्ता, अगर हम ग्रंथ की ओर नहीं जाएं, क्रिएशन की ओर नहीं जाएं और अभी ही इसका उत्तर क्रिएटर से लेते हुए आपको दें, तो वो ये कह सकते हैं कि क्रिएटर है और उसका क्रिएशन है। क्रिएटर किसको कहा जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है?
अब क्रिएटर के इस क्रिएशन में जब उसने ये क्रिएशन भी किया है कि उसने एक व्यक्ति बनाया है, इसका नेम है गौतम, और उसका एक फॉर्म है, तो मेल है, फीमेल है, या देखने में कैसा एक शरीर फॉर्म हुआ, वहाँ पर एक धोखा हो गया, धोखे का जन्म हो गया कि वहाँ पर एक माइंड है जिसने प्रोजेक्ट कर दिया माइंडर, और उसे प्रोजेक्ट कर दिया इसी वर्ल्ड में अपना प्रोजेक्शन। मैं दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ, मैं आ गया और मेरी दुनिया ऐसी हो गई। ये जो है तो हम क्रिएटर से अलग हो गए ना। अगर हमको ये दिख जाए कि मैं और मेरी दुनिया, माइंड और ये संसार, ये तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। खाली इतनी समझ आता है कि नेम एंड फॉर्म जो है ये हमारा ही प्रोजेक्शन है, और ये गलत प्रोजेक्शन है। मैंने एक जो जगत बनाए हुए क्रिएटर का क्रिएशन है, उसमें मैं अपनी ओर से जो प्रोजेक्शन कर रहा हूँ, कि स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, वो मेरा प्रोजेक्शन है। जैसे समझ में आ जाएगा तो ये प्रोजेक्शन विड्रॉन हो जाएगा ना, न मैं रहा, न मेरा रहा, न मेरा प्रोजेक्शन रहा। संसार जगत सिमट कर मेरे पास आ जाएगा। अब क्या बच गया? क्रिएटर बच गया, शरीर बच गया, जगत है जिसमें हाथ पांव चल रहा है, मेरा प्रोजेक्शन विड्रॉन हो गया। ये क्रिएटर की ओर मुड़ना हुआ। तो जब ये मैं नहीं रहा, अब क्रिएटर सिर्फ आपको देता ही रहेगा, और आपके माध्यम से दुनिया तक वो प्रचार होता ही रहेगा। और ये जो फ्लो है, ये कंटिन्यूअस फ्लो है, एक परपेचुअल फ्लो है, और इसको ऐसे कह सकते हैं परपेचुअल फ्लो ऑफ साइलेंस, परपेचुअल फ्लो ऑफ क्रिएशन, जिसमें क्रिएट होता ही रहेगा। हर शब्द, हर वाक्य, हर चीज़ नई लगती रहेगी आपको भी और फिर पूरी दुनिया को, क्योंकि आपने ये हटा दिया जो प्रोजेक्टर था, जो माइंड था, वो हटा दिया। अब आप हृदय के साथ हैं, उसके साथ है जहाँ पर हर वक्त म्यूज़िक है, हर वक्त कुछ नया चीज़ है, हर वक्त। जैसे आपने इसको हटाया, वहाँ पर हमेशा ही कोई बांसुरी बज रही है, कोई गीत सुना जा रहा है, कोई नई चीज़ आ रही है, वहाँ पर चारों स्तर तुरंत हो रहा है। अध्ययन भी हो रहा है, बोध भी हो रहा है, ग्रहण भी हो रहा है, और संप्रेषण भी हो रहा है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है। तो ये खाली इसको उस प्रोजेक्शन को हटाने की ज़रूरत है जो नकली है और जो बोरोड है, जो दूसरा कुरोसावा, तीसरा कुरोसावा है। अब मुझे नहीं मालूम है कि कुरोसावा ने इस तरह से देखा था कि नहीं, लेकिन अभी मेरे पास ये क्रिएटर की ओर से उत्तर आया कि ये जो सेल्फ प्रोजेक्शन है वर्ल्ड में हमारा, जहाँ पर हम कुछ भी नया नहीं रच सकते हैं, उसको हटाने की ज़रूरत है। उसके बाद भी समझ बनाने की ज़रूरत है कि ये पूरा मेरा प्रोजेक्शन है, ये पूरा वर्ल्ड, सारा घृणा, विद्वेष, प्रेम, छल, कपट, जो कुछ भी है, मेरा प्रोजेक्शन है, मेरे भीतर के माइंड का प्रोजेक्शन है। हार्ट का या क्रिएटर का प्रोजेक्शन नहीं है, हम क्रिएटर को प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। और ये शायद तब आती है कि अगर आदमी इतना सोच ले कि मैं इस शरीर को छोड़ूंगा घृणा और विद्वेष के साथ। अगर घृणा और विद्वेष को हटा दें तो शरीर छोड़ना कितना सुंदर हो जाएगा। एक जीवन है। अगर साधारण सी बात करें सिर्फ कि आई एम द बॉडी, आई एम नेम एंड फॉर्म, तो भी तो ये बात दिमाग में आ सकती है कि हम विद्वेष लेकर, किसी के प्रति घृणा लेकर हम जी रहे हैं और उससे शरीर भी छोड़ेंगे, यानी फिर उसके साथ जन्म होगा अगर होगा तो। जैसी ही बात आएगी तो हमको इस नेम एंड फॉर्म के बारे में पता चलेगा कि ये प्रोजेक्टेड है। तब हमें लगेगा कि ये उस क्रिएटर द्वारा प्रोजेक्टेड है, ये नेम एंड फॉर्म। ये नेम फॉर्म तो माता पिता ने दिया है, लेकिन उसका एक प्रोजेक्शन है, लाइट का प्रोजेक्शन है। क्रिएटर का प्रोजेक्शन जो है लाइट है, और वो इस लाइट को अच्छे से प्रोजेक्ट करना चाहता है। इसको मैं ऑब्सेट करके रखा हूँ अपनी ईगो से, अपने मैं भाव से। थोड़ा कठिन अगर हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहिए। सर मुझे लगता है कि यहीं पर हम लोग को विराम लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने स्कल्प्ट किया, पता नहीं समय को या समय से बाहर आके, समयातीत समय को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।